नेमी अपने कमरे में बैठी हुई कुछ सोच रही थी। तभी उसके पिता चरण दास वहाँ पर आते हैं। अरे बेटे, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? आजकल मैं देख रहा हूँ तुम कहीं खोई खोई सी रहती हो और बचे हुए समय में अपनी उस भैंस मीना के साथ लगी रहती हो। पापा, मीना मेरी भैंस नहीं, मेरी सहेली है। मैं जहाँ भी जाऊँगी उसे अपने साथ लेकर जाऊँगी। अच्छा बेटा, ऐसा नहीं होता। कोई भला भैंस को अपने साथ क्यों लेकर जाएगा? वो यहीं रहेगी। नहीं पापा, पर कुछ दिन पहले मैंने तुमको और माँ को मेरी शादी के बारे में बात करते हुए सुना था, तो बस मैं उसके बारे में ही सोच रही थी। अच्छा, उसके बारे में क्या सोच रही थी? शादी तो तेरी करनी ही है। हर लड़की की एक न एक दिन शादी होती ही है। वो बात नहीं है पापा, मुझे शादी तो करनी है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरी शादी शहर में हो, क्योंकि शहर में ज्यादा सुख सुविधा होती है। गांव में इतनी सुख सुविधा कहाँ है। तुम मेरी इकलौती बेटी हो, तो बेटा तेरी खुशी का ध्यान तो मुझे रखना ही है ना। तू किसी बात की चिंता मत कर, मैं तेरे लिए शहर में ही कोई अच्छा सा लड़का देख लूंगा। अगले दिन चरण दास शहर में जाता है और शहर के पंडित से बोलता है, अरे पंडित जी, कोई अच्छा सा लड़का हो तो बताना। मैं अपनी लड़की की शादी शहर में करना चाहता हूँ। चरणदास जी, ये आपने बहुत अच्छी बात सोची। वैसे भी गांव में रखा ही क्या है। मैं तो तुम्हें कब से कह रहा हूँ कि तुम लोग भी सब कुछ बेचकर शहर चले जाओ। पंडित जी, मैंने जितना कहा है आप बस उतना ही कीजिए। मेरी जमीन को बेचने या खरीदने के चक्कर में मत पड़िए। अरे भाई चरणदास, तुम तो गुस्सा हो गए। मैं तो तुम्हारे भले की ही बात कर रहा था। लड़का तो मेरी नजर में है, बहुत पैसे वाले और खानदानी लोग हैं, लेकिन उन्हें हीरे जवाहरात मतलब ज्यादा दहेज चाहिए होगा। पंडित जी, जो भी उन्हें चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, मैं उसकी खुशियों का ध्यान नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? आप बस बात आगे बढ़ाइए। अगले दिन पंडित हरी सेठानी के यहाँ जाते हैं। हरी सेठानी, मैंने आपके लड़के के लिए एक लड़की देखी है। लड़की बहुत सुंदर है, पैसे वाली है, पर वो गाँव की है। पंडित जी, तुम पागल हो गए हो क्या? हमारा लड़का गाँव की लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करेगा। सोच समझकर तो बात किया करो। सेठानी देख लो, मेरा कौन सा करोड़ों का नुकसान होगा, तुम्हारा ही होगा। मैं तो तुम्हारा ही फायदा करवा रहा था, अब तुम जैसा ठीक समझो। सेठानी लालच में आकर बोली, पंडित जी, क्या सच में करोड़ों की शादी होगी? लड़की क्या सच में बहुत सारा दहेज लेकर आएगी? हाँ हाँ, मैंने सब चीज की पहले ही बात कर ली है। आप बस शादी के लिए हाँ कर दीजिए। ठीक है, मैं कुछ भी करके अपने बेटे को मना लूंगी। आप बस बाद में अपनी बात से इनकार मत करना। हरी सेठानी रात में अपने बेटे को सारी बात बताती है। फिर उसका बेटा कहता है, माँ, मैं गांव में शादी नहीं करूंगा। आपको क्या शहर में कोई लड़की मेरे लिए नहीं मिली जो आप गांव की गवार लड़की से मेरी शादी करवाना चाहते हो? बेटा, मेरी बात तो सुन। देख, हमें सिर्फ उस गांव की लड़की से मान लेना है, उसके बाद तू जैसा करना चाहे कर सकता है, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। सेठानी की बात सुनकर उसका बेटा कहता है, वाह माँ, तुमने क्या तरकीब सोची है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। नेमी की शादी सेठानी के लड़के सुरेश के साथ हो जाती है और उसे दहेज में बहुत सारी दौलत भी मिलती है। विदाई के समय सुरेश की माँ कहती है, देखो जी, हमारे घर की रीत है कि दुल्हन डोली में ही जाएगी, तो आप अपनी बेटी को डोली में ही भेजना। वैसे ये भैंस क्यों सजा रखी है? क्या इसको भी विदा करने वाले हो? हाँ, हमारी बेटी अपनी भैंस के बिना नहीं रह पाएगी, इसीलिए हम इसकी भैंस को भी इसके साथ ही भेजेंगे। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है और शहर में इन्हें रखने की जगह भी नहीं होती। इस पर नेमी का पति बोलता है, अरे माँ, कुछ ही देर की तो बात है, कर लेने दो इन्हें अपने मन की। आप लोग नेमी को डोली में बैठाकर भेज देना और हम तब तक कार से चलते हैं। नेमी आ जाएगी। नेमी डोली में बैठकर चलने लगती है। डोली के साथ साथ उसकी भैंस भी चलती रहती है। फिर डोली वाले ने डोली को एक घर के सामने रख दिया। बहुरिया उतर जाओ, घर आ गया। नेमी घर के दरवाजे को देखकर कहती है, क्या ये सुरेश का घर है? पता नहीं बहू, हमें तो यही पता दिया गया था। नेमी जाकर बेल बजाती है। तभी एक औरत आती है। कौन सुरेश? ये तो मेरा घर है। मेरी आज ही शादी हुई है और शायद मुझे लगता है मैं गलत पते पर आ गई हूँ। मुझे तो गाँव का रास्ता भी नहीं मालूम है। अब मैं क्या करूँ? अगर आप चाहो तो आज रात मेरे घर पर रुक सकती हो। नहीं नहीं, ऐसे मैं किसी के घर में नहीं रुक सकती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। फिर नेमी कुछ दूर अपनी भैंस को लेकर चलती है। तभी उसे एक पार्क दिखाई देता है, तो वो उस पार्क में जाकर बैठ जाती है। नेमी की भैंस घास चढ़ने चली जाती है और वहाँ पर चढ़ते चढ़ते गोबर कर देती है। अरे, ये तूने क्या किया? अब यहाँ पर जो लोग आएंगे वो तुझे और मुझे यहाँ से भगा देंगे। नेमी फिर एक तरकीब सोचती है और अपनी भैंस का दूध निकालकर पार्क में मौजूद कर्मचारी को दे देती है। ऐसे ही एक दो दिन वो अपना गुजारा कर लेती है। फिर अचानक ही शहर में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। फिर नेमी एक आदमी से पूछती है, क्या हुआ भाई, सब लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं? आखिर क्या बात है? बहन जी, आप भी यहाँ से जल्दी एक सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, बाढ़ आने वाली है। क्या बाढ़? पर मैं अपनी भैंस को लेकर कहाँ जाऊंगी? हे भगवान, अब क्या होगा? नेमी बहुत परेशान थी। बाढ़ का पानी तेजी से उनके शहर की तरफ बढ़ रहा था। तभी नेमी की भैंस झुक जाती है। नेमी को समझ आ जाता है कि उसकी भैंस उससे क्या कहना चाहती है। मीना, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे ऊपर बैठ जाऊं? फिर नेमी अपनी भैंस के ऊपर बैठ जाती है और भैंस बहुत तेज दौड़ने लगती है। बाढ़ का पानी काफी तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। मीना, पानी तो हमारे नजदीक आ रहा है, हम तो डूब जाएंगे। नेमी की भैंस ने हार नहीं मानी, मानो वो आज अपनी वफादारी सिद्ध कर रही थी। फिर वो नेमी को लेकर पास वाले ऊंचे पहाड़ पर चली गई।
थैंक यू मीना, आज तुमने हम दोनों की जान बचा ली। नेमी अपनी भैंस का दूध पीकर रात काट लेती है। अगली सुबह वो अपनी भैंस के साथ जाकर शहर की हालत देखती है तो सब बर्बाद हो चुका था। लोग सड़कों पर पड़े थे। तभी एक औरत उनके पास आती है। बहन जी, क्या आप मुझे अपनी भैंस का थोड़ा दूध दे देंगी? मेरा बच्चा भूख से रो रहा है और बाढ़ के कारण सब बर्बाद हो गया। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, ये लो। नेमी उस औरत को एक गिलास में दूध दे देती है। भगवान तुम्हारा भला करे। नेमी वहीं एक पेड़ से अपनी भैंस को बांध देती है और खुद भी घास लकड़ियों से अपना घर बना लेती है। फिर उसके पास और लोग आने लगते हैं और उससे दूध लेने लग जाते हैं। बदले में उसे पैसे भी देते हैं। ये काम तो बहुत ही सही है, मैं दूध बेचकर पैसे कमा लेती हूँ। फिर नेमी की उस दिन की कमाई शाम तक 500 रुपए हो जाती है। फिर नेमी पैसे इकट्ठा करने लगती है और कुछ समय बाद अपने लिए किराए पर घर ले लेती है और फिर कुछ और भैंसें भी खरीद लेती है और डेयरी शुरू कर देती है। उसका काम बहुत अच्छा चल रहा होता है। फिर एक दिन उसकी डेयरी पर उसका पति दूध लेने के लिए आता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तो लगा था कि अभी तक तुम अपने गांव चली गई होंगी, पर तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतना अच्छा बिजनेस खड़ा कर दिया। नेमी अपने पति को कोई जवाब नहीं देती। फिर उसका पति अपनी माँ को सब बता देता है। नेमी की शानो शौकत देखकर उसकी सास उसके पास आती है। बेटी, हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तेरे साथ अच्छा नहीं किया। आज देख, बाढ़ के कारण हमारा सब कुछ चला गया। भगवान ने हमें अपने किए की सजा दे दी है। चल बहू, अपने घर चल। तुम लोग धोखेबाज हो और आज भी अपने लालच के लिए मेरे पास आए हो। चले जाओ यहाँ से, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। नेमी की सास अपना मुंह बनाकर वापस चली जाती है और नेमी अपने कारोबार को और आगे बढ़ा लेती है।